तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में कुछ अलग होने वाला है। हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस रिवील करने वाले हैं, जिसमें हम ये जानेंगे केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर 10th सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस देख लेते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आपको हम बता दें कि मैंने बायोलॉजी का भी लेक्चर आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया है और साथ में अब केमिस्ट्री का भी लेक्चर आप लोगों को जाता रहेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग सिर्फ पढ़ते रहिए। लेक्चर प्रोवाइड करना, कंटेंट देना वो हमारा काम है, ठीक है। आप लेक्चर को देखते रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि इससे भी बेहतर जो चीज़ें हैं वो हम आपको करके दें और आप स्टे ट्यून्ड रहे हमारे साथ। तो चलिए केमिस्ट्री सिलेबस को हम रिवील कर लेते हैं, क्योंकि हमने सोचा, देखो मैं सोच रहा था कि बायो का जो चीज़ें हैं वो लाइव प्रोसेस का वो चीज़ें तो डिलीवर हो रही है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्टेड है तो उसको वो चीज़ मिल रहा है। लेकिन फिर बात आती है कि सर बायो से ही हो जाएगा क्या, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी तो है। तो केमिस्ट्री का भी लेक्चर जाएगा और फिजिक्स के लिए अलग हमारे सर हैं, वो भी लेक्चर देंगे, ठीक है। तो फिजिक्स की भी चिंता नहीं लेनी है, मैथ्स की भी चिंता नहीं लेनी है, सारे लेक्चर आप लोगों को दिया जाएगा। बट मतलब फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप लोग जो है वो स्टे ट्यून्ड रहे, चैनल पे अपना प्रेजेंस हमेशा बनाए रखें और लेक्चर का भरपूर फ़ायदा उठाएं, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन भी साथ साथ करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो सीबीएसई के अंडर द गाइडेंस एंड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बेसिस पे ही वो जो चीज़ें हैं टॉपिक वो हम रिवील करते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम केमिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे। पहला केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। आप लोगों को केमिकल रिएक्शन मालूम होगा कि सर एक रिएक्टेंट होता है, क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और एक प्रोडक्ट होता है। जो आपस में रिएक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और आपस में मिलकर जो एक नया चीज बनाए उसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। इसी को तो हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बोलो यस और नो कि सर जो चीज़ें, दो चीज़ें मिलकर जो चीज़ बनाती है, यहाँ डी भी देख सकते हैं आप, ई भी देख सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितना सारा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो जैसे आपको हम एग्जांपल के थ्रू बताएं तो C6H12O6 + O2, यहाँ आपको जो प्रोडक्ट बनता है वो CO2 H2O और एनर्जी बनता है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ जो सब्सटेंसेज है वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है। तो जो सब्सटेंसेज आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन होता है, आपस में कुछ मैकेनिज्म होते हैं, उसको रिएक्टेंट बोला जाता है, और उससे मिलकर जो चीज़ें बनती हैं उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक। तो केमिकल रिएक्शन में हम केमिकल के बारे में पढ़ते हैं कि केमिकल आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, और उस रिएक्शन से जो चीज़ें आती है, जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसे बनता है, ठीक। इसको हम बैलेंस फॉर्म में भी देखते हैं, जिसको इक्वेशन बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। जैसे मान के चलिए कि यहाँ C6H12O6 और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये तो सिंपली एक केमिकल रिएक्शन है, लेकिन इसको केमिकल इक्वेशन तब बोलेंगे जब नंबर ऑफ एटम्स इन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो। जैसे मान के चलिए कि, मान के क्या हम बता रहे हैं, सुनिए, कार्बन यहाँ 6 है, यहाँ कार्बन कितना है, 1 है। तो ये इसको केमिकल इक्वेशन नहीं कहेंगे। केमिकल इक्वेशन तब कहेंगे जब ये बैलेंस फॉर्म में हो, ये अनबैलेंस्ड है। अभी इसको केमिकल रिएक्शन बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको केमिकल इक्वेशन आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। यहाँ नंबर ऑफ एटम्स यहाँ भी 6 होना चाहिए, तभी आप इसको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट का, नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट का उस स्पेशली एटम के बराबर हो तो उसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन, जिसे आप जनरल भाषा में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, जिसमें रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम सेम लेना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट्स, ठीक। दूसरा चैप्टर हम पढ़ते हैं एसिड बेसेज एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो एसिड बेस सॉल्ट के बारे में आप लोग जानते होंगे कि सर एसिड उसे कहते हैं जिसका सॉल्ट टेस्ट होता है, बेस उसे कहते हैं जिसका बाइटर टेस्ट होता है, स्वीट और बाइटर टेस्ट होता है,
सॉल्ट उसे कहते हैं जिसमें आपका जो हेलोजन वाला एलिमेंट होता है वो जुड़ा होता है, उसको सॉल्ट कहते हैं। ठीक, हेलोजन कहने का मतलब क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, अगर ये सब जुड़ा हुआ हो तो वो सॉल्ट के आपके मेंबर में आएगा। तीसरा है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा कि मेटल उसे कहते हैं जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, अपने से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देता है, उसको क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं, क्योंकि मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट्स व्हाई मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक मेटल है, ठीक है, एल्युमिनियम मेटल है। एल्युमिनियम का आप लोग वायर का भी नाम सुने होंगे, सिल्वर वायर भी होता है। सर सिल्वर वायर तो हमारे गांव में नहीं है। अरे हमारे गांव में भी नहीं है सिल्वर वायर। सिल्वर वायर तुमको क्या लगता है? सिल्वर वायर रात में दिन में लाएंगे और रात में लेके भाग जाएगा। सिल्वर वायर महंगा ना होता है जी, चांदी महंगा ना है। देख रहे हो चांदी का कितना भाव चढ़ गया था, वो 4 लाख रुपया हो गया था चांदी का भाव। चांदी को हल्के में मत लो, चांदी का भाव 4 लाख चला गया था। चांदी को हल्के में लेते हो? अगर चांदी का वायर बनाने लगेंगे हम लोग, और चांदी का वायर अगर पूरे गांव बिछा दिया जाए, पूरे गांव में दे दिया जाए, तो पता चलेगा सबके घरे में चांदी का वायर लगने जा रहा है। पड़ोसी का चांदी का वायर हम तोड़ के लाएंगे, चुरा के लेके आएंगे, अपने घर में लगा लेंगे। चांदी का वायर कहीं बचेगा? नहीं बचेगा। एल्युमिनियम का वायर लगाया जाता है, कॉपर का वायर लगाया जाता है। सरकार इतना बेवकूफ़ थोड़ी है कि चांदी का वायर लगाने जाएगा, समझो। कॉपर का वायर लगाएंगे। अब देखो सुनो, मेटल किसे कहते हैं? तो मेटल जो होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन मूव करता है, मूव करने से करंट प्रोड्यूस होता है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, जिसके चलते हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी आता है और इलेक्ट्रिक करंट जैसे फिनोमेनन होता है। इसीलिए उस सब्सटेंस को हम लोग मेटल कहते हैं जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने दे या अपने से हीट को फ्लो होने दे, उसको हम क्या बोलेंगे? मेटल बोलेंगे। जस्ट इसके अपोजिट नॉन मेटल क्या होता है? ऐसे सब्सटेंस जिससे कोई इलेक्ट्रिसिटी कोई हीट पास नहीं हो, उसको बोलेंगे नॉन मेटल। हालांकि मेटल और नॉन मेटल को डिफाइन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर हैं। पहला फैक्टर तो मैंने बता दिया कि इलेक्ट्रिसिटी पास होना चाहिए तब मेटल होगा। दूसरा फैक्टर है कि हीट पास होना चाहिए तब वो मेटल होगा। तीसरा फैक्टर मेलेबिलिटी होता है कि वो मेलेबल होना चाहिए, उसको अगर हथौड़ी से पीटा जाए तो वो थीन शीट में कन्वर्ट होना चाहिए। जैसे कि आप देखते होंगे ये ड्रीम लाइट बिस्किट जो आता है तो वो एल्युमिनियम फॉयल लगा होता है, वो जो बिस्किट पर कवर लगा होता है, जो भी पॉलीथीन का कवर लगता है वो एल्युमिनियम का कवर होता है। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम मेटेरियल को पीट कर थीन शीट में बदल दिया जाता है और उसको रैपर के रूप में जो कवर होते हैं, बिस्किट के कवर होते हैं, उसके रूप में यूज़ किया जाता है। आपने मिठाई, सबसे ज़्यादा तो मिठाई में देखा होगा, वो जो मिठाई होता है उजला वाला, उसमें जो उजला उजला कलर का जो चिपकाया रहता है मतलब पॉलीथीन, वो तो सिल्वर होता है। क्यों सिल्वर का चिपकाया जाता है? क्योंकि सिल्वर के पास ऐसा कैपेसिटी होता है कि उसको अगर मेलेबल अगर पीटेंगे, उसके पास मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होता है, अगर उसको पीटेंगे तो वो टूटेगा नहीं, थीन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा और उसी थीन शीट का हम यूज़ कर लेंगे। डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है कि किसी मेटल को अगर आप मारो, हथौड़ी से मारो, तो वो जो होता है वो थीन वायर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर थीन वायर में कन्वर्ट होगा तो उसको वायर के रूप में यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करेंगे। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं कार्बन एंड्स कंपाउंड। बहुत सिरदर्दी वाला चैप्टर इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरदर्दी वाला चैप्टर। हमें जो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो वो बोलते हैं कि सबसे भारी चैप्टर इसमें आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो कार्बन एंड्स कंपाउंड। अरे भारी नहीं है, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा पीरियोडिसिटी, एलिमेंट्स का नाम याद रखना पड़ेगा, एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, एटॉमिक मास याद होना चाहिए, उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो याद होना चाहिए, उसका वैलेंसी याद होना चाहिए। तो भारी नहीं है। कार्बन और कंपाउंड के बारे में, कार्बन इतना ये है क्या कि वो इतना भारी कर देगा? अरे भारी नहीं है जी, इसको अपने लोग आराम से पढ़ेंगे और एंजॉय के साथ पढ़ेंगे।
आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। पांचवा हम जो चैप्टर पढ़ते हैं वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में आज तक कितने एलिमेंट्स हमारे इस अर्थ पर है। 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से कुछ आर्टिफिशियल है और कुछ नेचुरल है। तो इसमें हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो केमिस्ट्री सिलेबस में हम लोग सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोग बायोलॉजी एक तरीके से एंजॉय के साथ पढ़ते हैं, पूरा कंसेप्चुअली पढ़ते हैं, सेम इन द जस्ट वे हम लोग केमिस्ट्री का भी सिलेबस आज रिवील कर ही लिए और हमारा लेक्चर आप लोगों को तुरंत जाता रहेगा। जो भी आपको प्रॉब्लम आए, कुछ सुधार करने का ये सजेशन आए, आप हमें दे सकते हैं। बाकी कंटेंट के लिए आप बेफिक्र रहिए, ऐसा कंटेंट देंगे कि आपको बोर्ड सिलेबस के लिए तो दिक्कत नहीं होगा और हायर क्लासेस के लिए भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, पढ़ते रहिए।